नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे भारत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने इन 5 राज्यों में चुनाव की जो तिथियां थी उनको घोषित कर दिया है। 7 नवंबर से जो शुरुआत होगी वो 30 नवंबर पर जाकर विराम लगा देगी। 5 राज्यों में चुनाव है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। और अगर मैं बात करूं 7 नवंबर का जो चुनाव होने वाला है वो सबसे पहले होगा मिजोरम में। और यहाँ पर जो सीटें हैं कुल मिलाकर 40 सीटें हैं जहाँ पर 7 नवंबर को चुनाव होगा। और इसी दिन छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीट हैं जिनके लिए चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरे चरण का जो चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में वो 17 नवंबर को होगा और इसी दिन मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। माने पूरे जो मध्य प्रदेश है पूरे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद 23 नवंबर को राजस्थान में 200 सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा और 30 नवंबर को तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तो हो गई भाई तिथियां कि 7 नवंबर को मिजोरम में, उसी दिन छत्तीसगढ़ का पहला चरण, फिर 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, इसी दिन छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण, 23 नवंबर को राजस्थान में और 30 नवंबर को तेलंगाना में। 5 राज्यों के चुनाव की तिथियां मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषित कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इन सभी राज्यों की जो मतगणना होगी वो 3 दिसंबर को की जाएगी एक साथ। और इसके साथ ही जो पार्टियां हैं वो अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो चौथी लिस्ट 57 उम्मीदवारों की घोषित कर दी गई है और अभी तक अगर बात करें तो 136 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर दिया गया। राजस्थान की भी लिस्ट निकल गई है और छत्तीसगढ़ की भी लिस्ट निकल गई है और लिस्ट आनी बाकी है क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीट है, वो नामों की घोषणा बाकी है। और इसमें बड़े बड़े दावेदार भी हैं और वो लोग भी हैं जो जीते हुए भी हैं और वो लोग भी हैं जो अदर पार्टी से आए हैं और वो लोग भी हैं जो एजेड हो चुके हैं। अब देखना यह है कि पार्टी किन के नामों पर मुहर लगाती है। फिलहाल ये जो चौथी सीट है इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। जो जिस सीट से जहाँ से लड़ता आ रहा है उसको एज इट इज़ वहाँ से लड़ने दिया जा रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, नरोत्तम मिश्रा की बात कर लीजिए, गोपाल भार्गव की बात कर लीजिए, और इंदौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नामों पर मुहर लगाई गई है। वहीं विजय राघवगढ़ से संजय सत्येंद्र पाठक के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। और अगर जबलपुर की बात करें तो कैंट से अशोक रोहाणी, पनागढ़ से इंदु तिवारी, साथ में पाटन से अजय बिश्नोई की जो टिकट है उसकी नाम की घोषणा कर दी गई। पश्चिम में सबसे पहले कर दी गई थी राकेश सिंह के नाम की। अब ये जो टिकट के नामों की घोषणा तो हो गई है, इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो चाक चौबंद हो गया है और जितने भी हमारे संभाग में, जबलपुर ज़िले में, और अगर मैं बात करूँ इन 5 राज्यों में जहाँ जहाँ भी चस्पा होंगे, फ्लैग्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, उन सब पर विराम। मतलब ये कि सारा जो शहर है वो क्लीन और क्लियर नज़र आए। तो अब ऐसे कोई भी सार्वजनिक स्थलों में इस प्रकार के आपको जो बैनर है, पोस्टर है या फिर होर्डिंग से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अब आपको मुनादी सुनने ज़रूर मिलेगी, जिंगल सुनने मिलेगा। अपने पक्ष पर वोट डालने की अपील करते हुए जनप्रतिनिधि लोगों से संपर्क करते हुए अवश्य दिखेंगे आपको। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब तक जनता के पास आप जाएंगे नहीं, जनता आपको वोट देगी नहीं। भाई हम आपको क्यों वोट दें? आप बताएं तो कि आपके प्राथमिकताएं क्या है। तो इस बार जब भी ये जो कैंडिडेट हैं आपके घर आपसे मिलने आते हैं या आपसे ये अपील करते हैं कि मेरे पक्ष में वोट डालिए, तो आप उनकी प्राथमिकता के बारे में उनसे ज़रूर सवाल करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगले 5 सालों में आप किन मुद्दों पर कार्य करेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं, बल्कि आप व्यक्तिगत रूप से किन मुद्दों पर काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवतियों के लिए क्या करेंगे, वृद्धों के लिए क्या करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे। क्या आप हमारे पक्ष में विधानसभा में सवाल उठाएंगे या नहीं?
और क्या हमारी समस्याएं आपका विषय है या नहीं, इस बारे में ज़रूर आप सवाल कीजिएगा। फिलहाल जिस प्रकार से चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई हैं, उसी प्रकार से सरगर्मी भी बढ़ गई है। भाई बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट निकालना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो चौथी लिस्ट, और ऐसे ही वो लिस्ट की घोषणा करती चली जा रही है। लेकिन अभी तक ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस शांति क्यों बनाए बैठी है, या फिर कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी कि देखें तो किन किन योद्धाओं को बीजेपी जो है वो युद्ध के लिए नाम दे रही है और युद्ध के लिए उनके नामों की घोषणा कर रही है। उसके बाद फिर हम अपने महारथी को उतारेंगे। और जहाँ तक बात है इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें सीएम का जो चेहरा है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। और ये बोला जा रहा है, अगर मैं बीजेपी पार्टी की बात करूं तो उनका ये कहना है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी सरकार के प्राथमिकताओं, उनके उद्देश्य और उनकी किए गए विकास कार्यों पर लड़ा जा रहा है। अब सीएम कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, और किसमें कितना है दम ये तो अभी आपको साबित करना पड़ेगा। और इस चौथी लिस्ट में जो मध्य प्रदेश की जारी हुई है, इसमें कोई भी सांसद नहीं है और लगभग लोगों की टिकट जो है काटी नहीं गई है। और चाहे बात मैं कर लूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की, इंदौर में बात कर लूँ मेंदोला जी की, तो एक प्रकार से ऐसे बहुत सारे नाम हैं, या मालिनी गौड़ की, जिस पर सरकार ने विश्वास जताया है और उनको ये विश्वास है कि ये लोग जीत हासिल करके आएंगे। और यही जो चुनाव है विधानसभा का, ये कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की एक तैयारी है, या कह सकते हैं कि प्री इलेक्शन है। किसका? लोकसभा का। क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे वो उसकी रणनीति ये जो 5 राज्यों में चुनाव होते हैं उस पर लिखी जाती है। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव है काफ़ी टफ है और उसको काफ़ी सीरियस लिया है अमित शाह ने, और स्वयं वो दौरे पर रहे, स्वयं वो लिस्ट जारी कर रहे हैं, स्वयं वो जो 20 साल की उन्होंने उपलब्धियां जो शिवराज सिंह चौहान को बतानी थी वो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और उसके बाद वो ये भी बोलते नजर आए कि भैया काम करने के लिए आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा। तो अगर आप धरातल पर उतरेंगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को एक टीम की तरह उनके साथ मिलकर काम करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, तो ही आप जीत पाएंगे। मोदी के चेहरे पर इस बार जीत संभव नहीं है। और ये 2019 में नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते समय बोल दिया था कि अगला चुनाव अपने चेहरे पर, अपनी काबिलियत पर और अपने दम पर लड़िएगा। और इसीलिए जबलपुर शहर के पश्चिम क्षेत्र में एक गाना बड़े जोरों से वायरल हो रहा है कि आओ देखें किसमें कितना है दम। लाजमी है कि जो इंसान कंटिन्यू जनता के बीच में जा रहा है, जनता की नफ्स को जानता है, जनता के टेस्ट को पहचानता है, जनता की समस्या को जानता है, वो तो ये सवाल करेगा भैया। लेकिन जिसने कभी दर्शन नहीं दिए वो अगर आपसे लड़ने आ रहा है या वोट मांगने आ रहा है तो सवाल तो जनता करेगी साहब। चाहे जबलपुर की बात कर लीजिए, चाहे नरसिंहपुर की बात कर लीजिए, चाहे सीधी की बात कर लीजिए या कहीं और की बात कर लीजिए। मतलब ये कि आपसे जनता सवाल करेगी। और इस बार नए वोटर जो है काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की ही अगर मैं बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश में लगभग 11 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं और सबसे ज़्यादा नए वोटर्स राजस्थान में जुड़े हैं, करीबन 22 लाख के आसपास। तो ये भी सोचने वाली बात है, जो यंगस्टर्स पहली बार वोट देते हैं काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और एक्साइटेड इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने मत का प्रयोग पहली बार कर रहे होते हैं, मतदान पहली बार कर रहे होते हैं। बहुत सारे सवाल भी होते हैं, बहुत सारे संशय भी होते हैं, बहुत सारी ये भी बात होती है कि हम वोट क्यों दें। तो मैं आपको बता दूं कि मतदान महादान होता है, इसलिए अपना समय निकालकर सोच समझकर वोट देने ज़रूर जाएं। और एक बार आप अपने विधानसभा क्षेत्र के खड़े हुए जितने भी प्रत्याशी हैं उनके बारे में जान लें, उनकी प्राथमिकताओं को पहचान लें, उनके उद्देश्य क्या है और वो किस प्रकार की बातों को लेकर आपके पास में आए हैं, और उनसे अगले 5 साल के बारे में भी पूछ लें और उसके बाद वोट देने ज़रूर जाएं। और 3 दिसंबर जो तिथि आएगी, मतलब 17 नवंबर को तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद शांति है। लेकिन 30 नवंबर को होगा सबसे लास्ट तेलंगाना में। उसके बाद 3 दिसंबर को जो है वो परीक्षा की घड़ी रहेगी और रिजल्ट आने की बारी रहेगी।
और उस समय आपको ये पता चलेगा कि जनता ने कितना आप पर भरोसा किया, क्योंकि एक साथ पांचों राज्यों की मतगणना उसी दिन होने वाली है और इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इस बार जो है, पहले हम देखते थे कि MLB स्कूल को चाक चौबंद किया जाता था, इस बार कृषि विश्वविद्यालय को चाक चौबंद किया जा रहा है इन सारी गतिविधियों के लिए। और शासन ने बहुत पैनी नज़र रखी है और साथ ही साथ उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है, तो आप हमें संपर्क ज़रूर करें। और वो ये भी देखेंगे कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है वो सरकारी वाहन का प्रयोग करता ना मिले और वो कहीं सरकारी पैसों या सरकारी फंड से कोई निर्माण करता हुआ ना मिले। और जिस प्रकार से वो अपना कार्यक्रम जारी करता है, वो अपने खर्चों को शासन तक जो भी वो खर्चा कर रहा है उसकी सही जानकारी प्रदान करे। इन सारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी को भी पैसा देते हुए या लालच देते हुए या फिर कुछ चीज़ ऐसी बांटते हुए ना दिखे। इस पर साथ प्रशासन जो है वो पैनी नज़र रखे हुए है और प्रशासन की तो ये महती जिम्मेदारी होती है कि वो ये ज़रूर देखे और इसके लिए कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाए, इस पर सबसे अहम जो है जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो एक टीम वर्क है और जो भी हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए बाकायदा ऐसे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर रैंप की व्यवस्था हो ताकि वो जो हैंडीकैप लोग हैं वो आकर अपने मत का प्रयोग कर सके, मतदान दे सके। और जितने भी अधिकारी कर्मचारी जिस स्थान पर लगे हैं वो अपने वोट जो है उसी स्थान पर देंगे। और एक बात यह है कि इस बार जो है EVM में आप देखते थे पहले निशान होते थे, मतलब जो चिन्ह होता था पार्टी का उस पर लोग वोट देते थे। इस बार कैंडिडेट का चेहरा दिखाई देगा ताकि कई बार होता ना कि एक ही नाम के लोग हो जाते हैं। बस ये होता है कि सरनेम शायद चेंज हो, कई बार लोगों का सरनेम भी एक जैसा होता है तो इंसान इसमें भ्रमित हो जाता है। तो इस बार इंसान जो है भ्रमित ना हो, वोटर जो है वो भ्रमित ना हो, इसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है कि EVM में जो भी उम्मीदवार हैं उनके फोटोग्राफ्स लगे होंगे ताकि आप जिनको अपना प्रत्याशी मान रहे हैं, जिनको सफल प्रत्याशी मान रहे हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, आप उसके फोटो पर जाकर वहाँ पर जाकर आप उसको मतदान दे सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा गया है। तो ये बहुत सारी जानकारी है जो आप तक पहुंचानी थी और भी आगे अपडेट है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ और है कि इस बार एक नया तरीका अपनाया गया है, जो बुज़ुर्ग वोटर है उनसे घर पर ही जाकर वोट डलवाया जाएगा और 12D का फॉर्म भरकर उनको मतदाता फॉर्म भरना पड़ेगा और वो अपने घर से ही जो है मतदान कर सकेंगे। उनको मतदान केंद्र तक आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो प्रशासन की व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छी है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक बुजुर्ग मतदाता को ध्यान में रखा, उसके एज को ध्यान में रखा और उसको जाकर भटकना ना पड़े, भीड़ में खड़े ना होना पड़े, धक्का ना खाना पड़े, इसलिए उनके घर पर ही जाकर 12D के माध्यम से मतदान वो कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और उसके लिए बाकायदा टीम लगी गई। और जो नए वोटर्स हैं जो मतदान अपना देने वाले हैं पहली बार, उनको भी ये बोला गया है, उनसे अपील की गई है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। कई बार ये होता है ना कि लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई आज तो वोटिंग का डे है तो आज पिकनिक डे है, कौन जाएगा भीड़ में, कौन अपने टाइम वेस्ट करे, चलो अपन घूम आते हैं और पिकनिक मना लेते हैं। तो भैया ये सब छोड़िए, सबसे पहले आप अपने घर में उठिए, बाकायदा ब्रेकफास्ट कीजिए और तुरंत जाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मतदान करके आइए। और कहीं ना कहीं एक सरकार बनाने में अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वोट से सरकार गिर भी जाती है और एक वोट से सरकार बन भी जाती है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए और ताज़ा अपडेट को लेकर हम हाजिर होंगे और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि जनता क्या सोच रही है हर एक क्षेत्र की, चाहे वो पश्चिम की हो, क्योंकि अभी हम जबलपुर में हैं, पश्चिम की हो या फिर पूर्व की हो या फिर कैंट की हो, परागर की हो या फिर वो पाटन की हो, बरगी की हो, इन सभी क्षेत्रों में हम जाकर ये जनता से टोह लेंगे कि वो क्या सोचती है विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर
वो क्या सोचती है और किन मुद्दों को वो प्राथमिकता दे रही है, और साथ ही साथ उनकी समस्याएं क्या है और आने वाले समय में वो क्या चाहती है, इन सभी के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो चुनावी बिगुल जो है फूंक चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तिथियां घोषित कर दी हैं और साथ ही मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। तो आप सभी तैयार रहें इन 5 राज्यों में होने वाले जो चुनाव है उनके रिजल्ट को देखने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के साथ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें रहता है आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप सभी के प्यार और सहयोग से हम 2 लाख व्यूअरशिप को पार कर गए हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम कुछ नया करने की हमेशा से कोशिश करते रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।